वंस अगेन वेलकम है। तो प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे और प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में 45 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करते हैं और ये जो 15 क्वेश्चन होंगे ये सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर पर हैं, राइट। और इन क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 300 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और ये जो 300 क्वेश्चन हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा। साथ में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरी कि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। लगभग 30 में से 20 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या 20 प्लस कंसेप्ट इसी टाइप के देखने को मिल सकते हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट, लेकिन हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन के 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति के लिए क्या होता है। 46। देखो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन जिसे अपन वृत्ताकार गति कहते हैं हिंदी में। तो सर्कुलर मोशन आप सभी जानते हो भाई, सर्कल के अंदर जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, एक समान और असमान। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान, सब चीज समान है। सब चीज का मतलब है यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड वो क्या रहती है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड के साथ में ये रोटेट कर रहा है तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी, क्या? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग जो होता है ना, ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है स्पीड जो है, स्पीड वो क्या है? कांस्टेंट, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो जब स्पीड और ओमेगा दोनों कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं, मतलब वैल्यू सेम रहती है, तो वो जो सर्कुलर मोशन होता है उस सर्कुलर मोशन को अपन कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर इतनी बातें? चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे और भी बातें यहाँ पे क्लियर होंगी अपने पास। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? ओमेगा कांस्टेंट होगा, साथ में वी कांस्टेंट होगा। तो दोनों यहाँ पे क्या होंगे? राइट होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा क्वेश्चन है ये 45 वाला, सॉरी 46 वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है। 47, विच कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज 0 फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति के लिए त्वरण का कौन सा घटक 0 होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वही बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या कांस्टेंट? आप बोलोगे स्पीड कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? स्पीड, साथ में ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट। ओके, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, जो कि क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। जैसे एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? डीवी अपॉन डी टी, वैसे अपन रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सीलरेशन यूज करते हैं, कोणीय त्वरण यूज करते हैं, जिसका वैल्यू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है? कौन सी? एंगुलर। तो अल्फा डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है और इसके अकॉर्डिंग अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अब अल्फा 0 है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तहत अपने को पूछा है कि एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट 0 होता है। अब देखो सर्कुलर मोशन जो होता है ना, सर्कुलर मोशन है, इसमें जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, टोटल एक्सेलरेशन ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मतलब सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के एक्सीलरेशन काम करते हैं। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश, और एक होता है सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर की ओर काम करता है। क्लियर?
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है आर अल्फा और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अल्फा अगर 0 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हम कहें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का कौन सा कंपोनेंट 0 होता है, तो वो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये आता रहता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर पर सेकंड लगाता है, कण के कोणीय वेग व अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या होगा। अ पार्टिकल रिवॉल्व्स या फिर रोटेट्स 4 साइकिल पर सेकंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.25 मीटर, कैलकुलेट ओमेगा एंड AC। क्या है, एक पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है और इस सर्कुलर पाथ की अपने को रेडियस बता रखी है जो कि कितनी है, 0.25 मीटर। कितना है, 0.25 मीटर। क्लियर, ओके। और ये जो है ना चक्कर लगाता है, उसका बता रखा है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, तो बता रखा है 4 साइकिल पर सेकंड लगाता है। तो देखो पर सेकंड जो साइकिल होते हैं उनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं अपन उसको, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट टाइम इन पर सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो 4 चक्कर लगा रहा है। मतलब ये क्या दिया अपने को, फ्रीक्वेंसी दिया है। क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है, 4 साइकिल पर सेकंड। अपने को बोला है इसकी रेडियस 0.25 है। क्वेश्चन में अपने को पूछा है ओमेगा एंड AC, बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा एंड सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू मैंने आपको बताया कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, देखो ओमेगा क्या होगा, देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है और ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग होता है। क्लियर है बात, ठीक है। इसका अगर यूनिट भी बात करें तो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन है। क्या है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट होता है रेडियन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, देखो आगे, तो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी, साथ में ओमेगा का वैल्यू 2 अपॉन टी भी होता है। ठीक है, 2 अपॉन टी। इसी को अपन लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 एन। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि एन जो होता है वो होता है 1 अपॉन टी। तो यहां से अपन ने ये लिखा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 एन है। देन ओमेगा कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई एन का वैल्यू 4 है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 और ये हो गया रेडियन पर सेकंड। क्लियर इतनी बात है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, 8 रेडियन पर सेकंड। आगे अपन बात करें, अपने को पूछा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है v² अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो AC कितना होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 64 पाई स्क्वायर। आर कितना है, 0.25। 0.25 का मतलब पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 हो गया। तो 25 चौके 100 हो गए, 4 के कितने हो गए, 16, मतलब 16 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू होगा अपने पास सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का, अभिकेंद्रीय त्वरण का। मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें टोटल एक्सीलरेशन AC प्लस AT होता है। AC होता है आर ओमेगा स्क्वायर और AT होता है आर अल्फा। क्या होता है, आर अल्फा। ओके, ये रिलेशन ध्यान रखना, काम का है ये। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सीलरेशन क्या। फिर एक क्वेश्चन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेकर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, इसमें कौन सा जीरो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो अपन ने देखा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा का वैल्यू जीरो आता है। क्यों आता है अल्फा का वैल्यू जीरो? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, और ओमेगा कांस्टेंट होगा तो आपका अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए, तो अपन ने क्वेश्चन 48 सोल्व कर दिया, जिसमें ओमेगा का वैल्यू भी निकाल लिया और एसी का वैल्यू भी निकाल लिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन क्या है? 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर पर सेकंड से गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करो। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन विच इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस 160 मीटर विद 400 मीटर पर सेकंड स्पीड। आपने को पूछा है एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन पूछा है? वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी का वैल्यू अपने को बताना है। ठीक है, अपने को दिया है जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो दिया है, जो कि कितना है? 400 मीटर पर सेकेंड। कितना? 400 मीटर पर सेकेंड। साथ में रेडियस बताया है 160 मीटर। देखो सही है क्या? रेडियस 160 मीटर है, राइट। एसी पूछा है, बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो, अपन ने एसी का वैल्यू बताया आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, ओमेगा जो होता है ना, एक रिलेशन आता है, एक रिलेशन अपन निकालते हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन अपने पास निकलता है इस मोशन में। तो V का वैल्यू आर ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया? V अपॉन आर। क्या हो गया? V अपॉन आर। ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो AC का वैल्यू अपने पास आ जाता है आर V अपॉन आर का स्क्वायर। ये करें देन अपने पास आर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और एक आर से एक आर कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया? V स्क्वायर अपॉन आर। मीन्स सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है उसका वैल्यू होता है V स्क्वायर अपॉन आर। यहां से V का वैल्यू दिया है कितना है? 400 मल्टीप्लाई 400 अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना है? 160 मीटर। कैंसिल। अब बताओ कितना हो गया? 4 चौके 16, मतलब हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आएगी 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अच्छा, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सीलरेशन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 49 के बाद में 50। अगर आपके ये डाउट आ रहा है कि सर आपने सेंट्रीपिटल ही क्यों निकाला, टेंजेंशियल क्यों नहीं निकाला, देखो यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड का जो वैल्यू वो फिक्स है, और स्पीड फिक्स है तो आपका टेंजेंशियल वैसे जीरो होने वाला है। स्पीड कैसे फिक्स है? स्पीड का वैल्यू दिया ना आपको, स्पीड का वैल्यू कितना दिया है आपको? 400 मीटर पर सेकेंड, जो कि फिक्स ही है। तो अपन ने सेंट्रीपिटल निकाला V स्क्वायर अपॉन आर से, और इसका वैल्यू अपने पास कितना आया? 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्या है 50? 500 kg की एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, तो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए कार ऑफ 500 kg मास विच इज रोटेटिंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर विद 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड। देखो, अपने को दिया है क्वेश्चन में मास, जो कि कितना है? 500 kg, 500 किलोग्राम का द्रव्यमान है। किसका है 500 kg? ये अपने पास एक मास है। ओके, और बताया है रोटेटिंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। रेडियस दिया है 50 मीटर, रेडियस दिया है 50 मीटर। इसी के साथ में स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, यही दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स FC पूछा है। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अपन ने निकाला V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? MAC। ठीक है, F बराबर MA से M V स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू हो गया इसका, AC का वैल्यू रख दिया। अब देखो यहाँ पे ये kg में है, ये m में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये तो यूनिट चेंज है।
इस यूनिट को अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी तो ये एसआई या एमकेएस में होंगे, ये केजी में, ये मीटर में। देन वी को अपन चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 18 दूनी 36 और ये कितना आ गया 10, और 10 मीटर पर सेकंड, ये वी आ गया अपने पास। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। v कितना है 10 × 10, और r कितना है, r का वैल्यू है 50 एंड m का वैल्यू कितना है 500, कितना है 500, सही है, राइट। देन यहां से बात करें, देखो 0 से 0 गया, 5 से 10 हो गया, तो ये f सेंट्रीपिटल कितना आ गया 1000 न्यूटन आ गया, राइट। कितना आ गया 1000 न्यूटन, मतलब इसका वैल्यू भी 1000 ही होगा। और ऊपर जो क्वेश्चन आया था इसका वैल्यू भी 1000 था। वाह, कमाल हो गया फिर तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा 1000 न्यूटन। तो ये अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में जहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया है और क्वेश्चन कराए हैं। क्लियर? आगे फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन में क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एक स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या होता है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, सीमांत घर्षण बल होता है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान एफ लिमिटिंग। क्या होता है? एफ एस मैक्सिमम। दो टाइप के अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक लगता है रेस्ट में और काइनेटिक लगता है मोशन, जब गाड़ी कर रही है या कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तब। एक फोर्स और होता है अपने पास रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी भी अपन बात करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जैसे कि आप कोई पहिया चला रहे हो या कोई गाड़ी है, या फिर मान लो कि जैसे किसी ऊंचाई से आपने कोई पहिया छोड़ा है ना, तो वो घूमेगा ऐसे, घूमता 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 ऐसे सर्कल में चलता चलता आएगा, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोल करता हुआ, राइट। तो अपन यहाँ पे दो टाइप के फ्रिक्शन देखते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। अब वो रोलिंग फ्रिक्शन है, एक प्रकार का मोशन ही है, मतलब काइनेटिक का ही एक टाइप है। किसका टाइप है? काइनेटिक का ही। तो मेनली अगर बात करें तो दो टाइप के फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट में लगता है, काइनेटिक मोशन में लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। इसके बाद में गाड़ी चलने लग जाती है। गाड़ी मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगा रहे हैं वो चलने लग जाता है। मतलब पहले आपका स्टैटिक होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया है, तो जो ऑब्जेक्ट है पहले स्टैटिक रहेगा, ठीक है, और जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट गति करने लग गया, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो काइनेटिक आएगा। कौन सा आएगा? काइनेटिक। ओके, चलिए, तो यहां पे अपन ने देखा कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। देखो, कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ब्लॉक इफ इट इज इन रेस्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन एंड ए फोर्स 8 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दैट ब्लॉक। देखो, एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बताया है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, वो 10 न्यूटन बताया है, ठीक है, ओके। और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो 8 न्यूटन है, ठीक है। आपने को पूछा है बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? मैंने आपको एक बात बताई है, क्या कि जो ऑब्जेक्ट है वो तभी गति करता है जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। मतलब फोर्स लगा रहे हो आप, तो उस फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक है तभी तो वो गति करेगा। भाई लिमिटिंग क्या है? एफ एस मैक्सिमम। मतलब ये है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गति कर रहा है, गति नहीं कर रहा, जैसे कि रेस्ट में है, आपने इस इधर फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है, इनके बीच में काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि क्या बोलेगा कि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको रोकेगा। मतलब आपके फोर्स के अपोजिट ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट ना।
तो मतलब ये अप्लाइड फोर्स है और ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे का अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाइड फोर्स का मान फ्रिक्शनल फोर्स से अधिक हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा, स्टैटिक, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट ना। मतलब जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की ओर जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को जैसे ही प्राप्त कर लेगा उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, गति। लेकिन यहां पे बात करें तो आपने फोर्स लगाया 8 न्यूटन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का। तो यहां पे देखो जो अप्लाइड फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने वाला है, गति नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो ध्यान रखना जब कभी भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ऐसा आता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स ही होता है। क्या होता है, अप्लाइड फोर्स। मतलब जो फोर्स आपने अप्लाई किया है वो ही क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। समझ में आया। ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया, अब ये रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक कि एफ लिमिटिंग ना आ जाए, राइट। लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो लिमिटिंग से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट गति नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आपने फोर्स जो लगाया है वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो आपको बोले कि बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना, तो जितना फोर्स अप्लाई किया है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक, मतलब स्थैतिक। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान आरोपित बल के बराबर होता है। कब, जब आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो। क्लियर, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको मतलब एक बात पता चली है क्या, कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही होता है जितना कि अप्लाइड फोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 52 हो गए। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए प्लेन सर्कुलर पाथ। भाई समतल वृत्ताकार सड़क है और इस समतल वृत्ताकार सड़क पर एक कार की अधिकतम चाल क्या होगी। तो देखो प्लेन सर्कुलर पाथ पे जो मैक्सिमम स्पीड आती है, भाई इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी रखें, तो मैक्सिमम स्पीड आती है √μ/g। ध्यान रखें, म्यू यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, आर यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ है या जो मोड है उसकी रेडियस है, और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैक्सिमम स्पीड ऑन ए प्लेन सर्कुलर रोड कितना होता है, √μ/g होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 और ये है कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए सर्कुलर पाथ, प्लेन सर्कुलर पाथ या प्लेन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 30 मीटर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.4। समतल वृत्ताकार मार्ग पर एक कार की अधिकतम चाल ज्ञात करनी है यदि त्रिज्या 30 मीटर हो और घर्षण गुणांक कितना है 0.4। देखो आर का वैल्यू दिया है 30 मीटर एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू है 0.4। ओके, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी √μ/g से, म्यू का वैल्यू 0.4, आर का वैल्यू 30 और जी का वैल्यू 10 लेते हैं अपन, कितना 10। तो यहाँ से 10 और ये कैंसिल, मतलब हो गया √120।
अगर 121 होता तो 11 होता, तो मतलब ये क्या होगा, ये वैल्यू 10 से कम होगा, सॉरी 11 से कम होगा √120, तो इसका वैल्यू आता है 10.84। कितना आता है, 10.84 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, भाई फॉर्मूला पे तो बेस्ड क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखो 55 क्या है, सेलेक्ट राइट ऑप्शन, कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से अधिक होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। सेकंड यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्वतः समंजित फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। एडजस्टिंग फोर्स मतलब इसका वैल्यू अपने आप समायोजित होता है, अपने आप एडजस्ट होता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स के रेशियो में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, ओके। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप एडजस्ट होता है, ओके। थर्ड पॉइंट है यहां पे, थर्ड है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज डायमेंशनलेस। जो घर्षण गुणांक होता है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, बिल्कुल राइट बात है। क्या होता है, डायमेंशनलेस, विमाहीन होता है। क्या होता है, विमाहीन, राइट, ओके। नेक्स्ट म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है काइनेटिक से, और इससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट, तो ये फ्रिक्शन पर बेस्ड अपने पास 5 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वर्क एनर्जी पावर पर बेस्ड 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। वर्क डन इज 0, कार्य का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, वर्क डन इज 0 कब होता है, देखो एक तो सर्कुलर मोशन में 0 होता है। किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, वृत्ताकार गति में सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। क्यों, देखो ये सर्कुलर मोशन है, इसमें जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ये, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा कि भाई ऐसे जाएगा ये, तो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होता है, तो एंगल 90 है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कोस 90। तो कोस 90 का वैल्यू 0, देन वर्क डन कितना आ गया, 0। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी आता है वैसे कि सर्कुलर मोशन में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। सेकंड सिचुएशन, वर्क डन 0 कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो, 90, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, राइट। वर्क का वैल्यू 0 हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब है जैसे कि ये दीवार है और इस दीवार के मैं धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स तो लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसलिए वर्क डन क्या होगा, 0, क्लियर, ओके। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, एसएचएम ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो एक सिंपल पेंडुलम है और ये सरल लोलक हिंदी में से कहते हैं, इस प्रकार से ये रोटेट करता है, मतलब एसएचएम करता है। टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में टी लगता है, तो टेंशन फोर्स ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, टेंजेंशियल। एंगल कितना, 90, तो एंगल 90 होगा तो फोर्स कितना आ जाएगा, सॉरी वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि एंगल क्या है, 90, किसके बीच में, टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये 4 सिचुएशन है, इन चारों सिचुएशन के लिए जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, 57वां क्वेश्चन देखिए, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं का संवेग नियत है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो क्या बोला है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या बोला है, मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है।
मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट है, साथ में मास भी कांस्टेंट है, मतलब मास कांस्टेंट नहीं, मास सेम है। दोनों बॉडीज का मास क्या है? सेम। दोनों बॉडीज का मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है p²/2m, ठीक है, 1/2 mv²। ओके, अब देखो मोमेंटम कांस्टेंट, मास वैसे समान, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट। नियत रहने वाली है क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, ना ही मास चेंज हो रहा है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहां पे कांस्टेंट मींस सेम रहने वाली है। क्या रहेगी? सेम। 58, क्वेश्चन नंबर 58। A man carries a mass of 10 kg for 10 minutes on his shoulder. How much is the work done by the man? देखो एक आदमी है, ठीक है, और ये जो आदमी है ना अपने सर पर क्या एक 10 kg का मास, ठीक है, 10 kg का मास ले रखा है, 10 मिनट तक लेता है। बेचारा थक गया, बोले कितना कार्य किया? ये तो बोलेगा मैंने बहुत कार्य किया, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में कोई कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन क्या होगा? 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट वुड बी द वर्क डन बाई अ मैन अगेंस्ट द ग्रेविटी इफ ही इज वॉकिंग ऑन ए प्लेन रोड। देखो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। किस पर? एक प्लेन रोड पर। तो चल रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, और यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो नीचे की ओर है, राइट। मतलब जो इस पर फोर्स लग रहा है mg वो नीचे की ओर है ग्रेविटेशन के कारण। F इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल कितना है दोनों के बीच में? 90। तो जब ये प्लेन रोड पर चलेगा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण फोर्स नीचे की ओर लगेगा जो कि mg आएगा। दोनों के बीच में एंगल 90 है, इस वजह से वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? Two masses m1 and m2 whose kinetic energy is e1 and e2 have same momentum, then देखो P1 इज इक्वल टू P2 है, ठीक है, M1 ग्रेटर देन M2 है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा? P1²/2m1, और E2 क्या होगा? P2²/2m2, राइट है। अब देखो M1 का वैल्यू ज़्यादा है, P1 P2 तो सेम है, अब M1 का वैल्यू ज़्यादा देन E1 का वैल्यू कम, M2 का वैल्यू कम देन E2 का वैल्यू ज़्यादा। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि जो E1 कम होगा और E2 क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि P1 P2 तो सेम है, बचा M1 M2। ये वैल्यू जितना कम होगा, नीचे डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतनी ही ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो M2 कम है तो E2 क्या होगा? ज़्यादा। तो ये रिलेशन आएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। तो ये अपने पास 60 क्वेश्चन है। क्लियर। आई होप कि आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। जो भी कमेंट है, जो भी सजेशन आप देना चाहते हो वो आप कमेंट में ज़रूर दें कि कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सही है या गलत है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।